डियर स्टूडेंट्स, एम्स 2018 के रिवीजन सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। एज प्रॉमिस्ड स्टूडेंट्स, मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया। उसका कारण है थोड़ा सा आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं। द मेन रीजन इज मैं आप सभी के लिए एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं फॉर नीट एंड एम्स 2019। ये जो कोर्स होने वाला है, दिस इज गोइंग टू इंक्लूड ओनली एंड ओनली बायोलॉजी एट प्रेजेंट। इस कोर्स में कुछ ऑनलाइन वीडियो क्लासेस होंगे और उसके साथ साथ आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा। स्टूडेंट, ये टेस्ट सीरीज और ये ऑनलाइन वीडियो क्लासेस पूरी तरह से फ्री तो नहीं होंगे, बट यहां पे जो कॉस्ट होने वाला है ये सबसे ज्यादा कम, मतलब इससे कम और कुछ नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, जो भी फीस आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देते हैं उसका ये 10% से भी कम होने वाला है और जो मटेरियल आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाला हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के थ्रू जरूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। Let's start with the first question. The given assertion is replication and transcription occurs in the nucleus. तो आखिर ये replication क्या है? Replication is DNA getting converted into DNA. DNA से DNA का कॉपी बनाना है। जो DNA है वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, तो ऑब्वियसली replication takes place in the nucleus and then DNA gets converted into RNA and that is called transcription. This also occurs in the nucleus. लेकिन जो हमारा ट्रांसलेशन है that is the protein synthesis. We know that protein synthesis के लिए ribosome is responsible. This ribosome is found where? This is found in the cytoplasm. इस कारण से जो हमारा आरएनए होता है उसको न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाना पड़ता है इन द साइटोप्लाज्म फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। हेंस translation, that is the protein synthesis, occurs in the cytoplasm. So students, replication and transcription occurs in nucleus, correct statement, and translation occurs in cytoplasm, this is also correct. So this assertion is a true statement. Next, रीजन क्या दिया हुआ है? mRNA is transferred from nucleus into the cytoplasm where ribosomes are available for protein synthesis. अभी मैं आपको यही रीजन एक्सप्लेन कर रहा था कि जो भी हमारा आरएनए बना है, नाउ इफ दिस इज अ यूकैरियोट तो हमारा बनेगा हेट्रोजेनस आरएनए, उसका फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए एंड देन दिस एमआरएनए विल पास आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू मूव इनटू द साइटोप्लाज्म। एंड यही रीजन है कि हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन assertion. Next question. Few amino acids are coded by more than one codon. यहां पे क्या बोलता है कि कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा कोडोन से कोड होते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। इफ वी गो फॉर UCU, तो दिस कोड्स फॉर सेरीन। जो हमारा UCU होता है ये सेरीन के लिए कोड करता है। नाउ इवन इफ आई टेक UCA, this is still serine. Even if I take UCG, this is still serine. Even I take UCC, this is still serine. तो यस, यहां पे केवल एक एमिनो एसिड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 टाइप के कोडोन इसको कोड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारे कोडोन्स हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेसी इज ड्यू टू जनरली दिस थर्ड पोजीशन। आप देख रहे हो कि मैंने तीसरे पोजीशन को बार बार चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा एमिनो एसिड है वो चेंज नहीं हुआ है। सो फ्यू एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन बिकॉज कोडोन्स आर डीजेनरेट। नाउ लेट्स सी हियर द गिवन रीजन। यहां पे जो रीजन दिया हुआ है, कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस। कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस, इसका मतलब होता है कि कोडोन्स आर स्पेसिफिक। मतलब स्टूडेंट, यहां पे मैंने बताया कि UCU कोड्स फॉर सेरीन, तो ये जो UCU है दिस विल ऑलवेज कोड फॉर सेरीन।
ऐसा कभी नहीं होगा कि UCU will code for serine also, UCU code for phenylalanine also। तो जो कोडोन्स होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। नो डाउट अबाउट दैट एमिनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन बिकॉज कोडोन्स आर डीजेनरेट, बट remember student, one codon always codes for only one type of amino acids because codons are specific and codons are unambiguous। तो codons are unambiguous का मतलब होता है कि codons स्पेसिफिक होते हैं। तो नो डाउट ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहां पे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था codons are degenerate। So student, assertion is correct, reason is correct, but reason is not a explanation for the given assertion। Next question, assertion given is euchromatin is more active than heterochromatin। जो euchromatin होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है as compared to heterochromatin। The simple reason is euchromatin जो होता है that is loosely packed। सिंस वो लूजली पैक होता है तो जब हम उसको स्टेन करते हैं तो दैट टेक्स अ लाइट स्टेन, बट रिमूव दिस स्टेनिंग पार्ट। व्हाट आई एम सेइंग, यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड। अब जब वो क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज डीएनए। तो लूजली पैक्ड डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही आसान से आके बाइंड हो जाता है। इतनी आसानी से ये बाइंड हो जाता है, उस कारण से डीएनए से वो आरएनए बना देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। So RNA polymerase can very easily bind to loosely packed euchromatin and initiate the process of transcription। लेकिन जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और डेंस पैक होने के कारण से आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से बाइंड नहीं कर पाता है और ट्रांसक्रिप्शन वहां पे स्टार्ट नहीं हो पाता है। So euchromatin is more active than heterochromatin is a true statement, but यहां पे रीजन क्या दिया हुआ है? यूक्रोमैटिन इज डार्कली स्टेन्ड। मैंने अभी बताया दे आर लूजली पैक्ड और उस कारण से दे आर लाइट स्टेन्ड एंड डेंसली पैक्ड ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ डीएनए। दिस स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट? हेट्रोक्रोमैटिन, नॉट फॉर यूक्रोमैटिन। सो ऑब्वियसली रीजन इज रॉन्ग। यहां पे अगर इस असर्शन का करेक्ट रीजन होता तो क्या होता? तो करेक्ट रीजन ये होता कि यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, जिस कारण से आरएनए पॉलीमरेज कैन इजिली बाइंड टू द यूक्रोमैटिन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पसेस। नाउ ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं इनका आखिर रिक्वायरमेंट कहां पे होता है? इफ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अगर हम लोग रेप्लिकेशन का एग्जांपल ले रहे हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन में आई हैव टू मेक डीएनए टू डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड और इस न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस करने के लिए वी नीड अ सबस्ट्रेट। वी नो दैट द न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो सबसे पहला चीज आई नीड अ न्यूक्लियोटाइड। सो ये जो हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर दिस प्रोसेस, बट जो रेप्लिकेशन है दिस रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे दिया हुआ है कि दे आर ट्राइफॉस्फेट। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ डीएटीपी। नाउ वी नो दैट जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर नॉट इन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, दे आर इन मोनोफॉस्फेट फॉर्म। इस कारण से दिस डीएटीपी विल डिसोसिएट इनटू समथिंग कॉल्ड डीएएमपी, दैट इज द मोनोफॉस्फेट, एंड 2-फॉस्फेट इज गोइंग टू गेट रिलीज। और जब ये 2-फॉस्फेट रिलीज होगा दिस इज गोइंग टू गिव यू हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट वी कम टू नो हियर कि ये जो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक तो वो लोग काम कर रहे हैं सबस्ट्रेट का जैसा, बट एक्चुअली दे आर नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली अटैच्ड। फर्स्ट दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट। तो एक दे आर एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट और दूसरा जब वो ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं दे गिव अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसके कारण से रेप्लिकेशन बहुत ही आसानी से हो पाता है। सो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और यहां पे रीजन देखते हैं, in addition to acting as substrate they provide energy for polymerization। yes, this is a good explanation।
तो रीजन भी सही है, assertion भी सही है, और जो हमारा रीजन है इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन assertion. Now students, let's take the next one. DNA is chemically and structurally more stable than RNA. क्या ऐसा होता है? Yes sir, DNA is more stable than RNA. इसका क्या रीजन है? तो one of the reasons that we know that DNA में जो सुगर है that is the deoxyribose. deoxyribose, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे there is no OH group, whereas थर्ड नंबर कार्बन पे we have a OH group in deoxyribose also. तो होता क्या है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में we have a राइबोज सुगर. तो राइबोज सुगर पे सेकेंड नंबर कार्बन एज वेल एज थर्ड नंबर कार्बन दोनों पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. दैट मेक्स आरएनए अ वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल. जो भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ थाइमीन. आरएनए में जिस प्लेस पे यूरेसिल होता है उसी प्लेस में डीएनए में थाइमीन होता है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाइमीन एंड यूरेसिल? तो जो थाइमीन होता है दिस इज अ मिथाइलेटेड यूरेसिल. मतलब आप यूरेसिल में पांचवें नंबर कार्बन पे क्या लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए. दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू थाइमीन. और जो ये मिथाइल ग्रुप होता है दिस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू डीएनए. तो हमने दो रीजन बताया. एक तो बताया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड नंबर कार्बन पे देयर इज नो OH, उस कारण से डीएनए लेस रिएक्टिव है. और दूसरा डीएनए में थाइमीन होता है जिसमें कि एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस है which gives a extra stability to DNA. तो yes, this assertion is correct. Let's read the reason. In DNA, thymine is present instead of uracil. मैं अभी इसी रीजन के बारे में बात कर रहा था. तो yes, this is a correct explanation for this given reason. Let's see the next question. Assertion given is S strain heat killed plus R strain live when injected into the mice leads to the death of the mice. ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है. एंड वी नो दैट उसमें एक स्टेप है जिसमें कि हम लोग S स्ट्रेन हीट किल्ड और R स्ट्रेन लाइव को यूज करते हैं और उसके कारण से माइस का डेथ हो जाता है. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो हमारा S स्ट्रेन होता है द S स्ट्रेन, द लाइव S स्ट्रेन इज अ वायलेंट इन नेचर. वायलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक. वो अगर माइस के बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसमें वो निमोनिया काउज करता है और जिसके कारण से कि माइस का डेथ हो जाता है. जबकि जो R स्ट्रेन होता है दैट इज ए वायलेंट. लेकिन यहां पे जो R स्ट्रेन है वो लाइव है बट S स्ट्रेन इज नॉट लाइव. दिस इज हीट किल्ड. तो अगर ये हीट किल्ड है तो ये ए वायलेंट हो चुका है. नाउ ऐसा क्या होता है इस R स्ट्रेन में कि दिस इज काउजिंग द डेथ ऑफ द माइस? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, some transforming principle from the S strain, that is the heat killed S strain, gets transferred to this live R strain. And this transforming principle is nothing. This is simply the DNA of the S strain heat killed passes into the R strain and makes this R strain getting converted into S strain. और उस कारण से माइस का डेथ हो जाता है. Let's see the given reason. गिवन रीजन है S strain is violent strain having polysaccharide coat. अभी मैं आपको बताया कि S strain violent होता है. बट इज इट अ रीजन जिस कारण से कि यहां डेथ हुआ है? क्योंकि यहां पे जो S strain यूज हो रहा है दैट इज द हीट किल. तो एक्चुअली S strain has transferred something to this live R strain जिस कारण से R strain कन्वर्ट हो गया है into the S strain. So this assertion is correct. This reason is also correct, but this reason is not a good explanation for the given assertion. Next question. DNA replication is continuous for one strand and discontinuous for other strand. Now we know that कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड बनता है लीडिंग. जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है. दूसरा स्ट्रैंड बनता है लैगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है. इस कारण से हम बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज आइदर सेमी डिसकंटिन्यूअस और ऑल्सो यू कैन से दिस इज सेमी कंटिन्यूअस. नाउ ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम काम करता है दैट इज अ डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर सकता है, और वो डायरेक्शन होता है 5' to 3'। तो जब वो पहला सिंथेसिस करता है दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, तो वो 5' से 3' में आराम से कर लेता है, उस कारण से सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस। लेकिन जब वो दूसरे पे आता है वहां भी सिंथेसिस उसको करना है 5' to 3', बट द ऑपोजिट स्ट्रैंड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उस कारण से डीएनए पॉलीमरेज दूसरे स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो लेट्स सी द गिवन रीजन। डीएनए पॉलीमराइज catalyzes the polymerization in both direction. No sir, this polymerizes only in one direction, so this statement is wrong. अगर ये दोनों डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर पाता तो ये प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन दोनों ही स्ट्रैंड पे क्या हो जाता, it could have been continuous, but this is continuous on one and discontinuous on other. This is a ट्रू स्टेटमेंट, बट इसका रीजन क्या होना चाहिए? इसका रीजन होता है डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेस ओनली एंड ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन इज 5' to 3'। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए स्ट्रैंड व्हिच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रिफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। यहां पे ये क्या बात कर रहा है? इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो स्टूडेंट, मान लीजिए कि हम लोग एक डीएनए का स्ट्रैंड लेते हैं, तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। मान लीजिए जो पहला स्ट्रैंड है यहां पे है ए, फिर है टी, फिर है सी, फिर है जी, फिर है सी। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट स्ट्रैंड? जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस। तो लेट्स ड्रॉ, दिस इज टी, दिस इज ए, दिस इज जी, दिस इज सी एंड दिस इज जी। नाउ जब इस डीएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इन दोनों स्ट्रैंड में से बस एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का जैसा काम करता है। तो मान लीजिए कि दिस स्ट्रैंड इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, तो ऑब्वियसली आरएनए इसी स्ट्रैंड से बनेगा। तो इस स्ट्रैंड से कौन सा आरएनए बनेगा? तो लेट्स ड्रॉ द आरएनए मॉलिक्यूल। यहां पे टी है तो यहां पे बनने वाला है ए, यहां पे ए है, बनना चाहिए था टी, बट दिस इज आरएनए, तो उस कारण से यहां बनेगा यू, यहां बनेगा सी, यहां बनेगा जी, और यहां बनेगा फिर से सी। सो दिस इज द आरएनए व्हाट वी आर गेटिंग। दिस वाज द टेम्पलेट, दिस वाज द टेम्पलेट। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आरएनए बना है, मतलब डीएनए ने कोड करके जो आरएनए बनाया है, दिस इज 100% सिमिलर टू दिस, ओनली द T has been replaced by U। यहां पे है A, T, C, G, C, यहां पे है A इंस्टेड ऑफ T, U, उसके बाद सब कुछ सेम है। तो आखिर डीएनए से जो कोड होके आया हमारा आरएनए है, वो 100% मैच कर रहा है डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से, विच इज नॉट एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। तो यहां पे क्या दिया? डीएनए स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड, तो यही वाला स्ट्रैंड है जो कि कोड नहीं कर रहा था, बट इसी स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं? बिकॉज आरएनए होता है और जो डीएनए होता है, डीएनए का ये स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल सेम होते हैं एक्सेप्ट टी इज रिप्लेस्ड बाय यू। सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी द रीजन। द कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस आर सेम एज द आरएनए। ये स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, ये टेम्पलेट कहलाएगा। तो इट हैज सेम सीक्वेंस एज द आरएनए एक्सेप्ट thymine at place of uracil. Yes, except thymine in place of uracil. So this is also a correct statement, and the given reason is a very good explanation for the given assertion. Next बात करते हैं, in DNA molecules AT rich parts melt before G and C rich parts. A और T पार्ट जल्दी मेल्ट कर जाते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि A और T के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है, जबकि G और C का जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वी नो दैट A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ऑलवेज वीकर एज कंपेयर टू G एंड C, जिनमें की ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस कारण से G और C का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और A और T का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेट्स सी द रीजन गिवन हियर।
A and T have 3 hydrogen bond. Wrong statement. G and C have 2 hydrogen bond. So given statement is wrong, but the given assertion is correct. Yes, A and T regions are going to melt faster because they have low melting point, because they have got only 2 hydrogen bond as compared to 3 hydrogen bond in between G and C. Let's take the next and the last question. Regulation of lac operon is referred to as negative regulation. Yes, ये जो हमारा लैक ऑपरॉन होता है, इसका जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव होता है. नाउ इसको हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन होता है दैट इज द आई जीन. आई जीन एक्चुअली कोड्स फॉर अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल, और जो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल होता है ये पूरी तरह से फंक्शनल होता है और ये जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है. और सिंस हमारा जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड किया हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन, और उस कारण से जो हमारे 3 जीन्स होते हैं ए वाई जेड, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है. तो हमारा जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो रहा है बाय द आई जीन, उसका मेन मकसद क्या है, मेन एम क्या है? टू ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन. इस कारण से इसको हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं. Now let's see the reason given here. Lac operon is activated to switch on in presence of lactose. Now, अगर environment में lactose absent है, we don't require to metabolize the lactose. तो वैसे केस में हम लोग A, Y, Z जीन को ट्रांसक्राइब करके क्या करने वाले हैं? हमारा कोई भी फंक्शन नहीं होने वाला है, because we don't have lactose in the environment. जब environment में lactose आता है उस समय हमें तीनों एंजाइम का जरूरत है, तो उस समय वो ऑन होना चाहिए, और यही होता है कि लैक ऑपरॉन इज स्विच्ड ऑन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल के जैसा काम करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. बट क्या इस कारण से हम लोग इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं? नहीं सर, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन बिकॉज द आई जीन कोड्स अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल, एंड रिप्रेसर मॉलिक्यूल नॉर्मली बाइंड्स टू द ऑपरेटर, और वो तब तक बाइंड किया रहेगा ऑपरेटर से जब तक कि लैक्टोज एनवायरनमेंट में नहीं आ जाए. सो assertion करेक्ट, रीजन करेक्ट, but reason is not a good explanation for the given assertion. So student, our next topic in the next class is going to be biotechnology and application. तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी पे 10 assertion रीजन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें. स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑनलाइन क्लास, आप किसी भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के पहले बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि हमारा ऑनलाइन क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है और ये बहुत ही इकोनॉमिकल होने वाला है. आप बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करेंगे दूसरे ऑनलाइन क्लासेस में. तो प्लीज आप थोड़ा वेट कर ले, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को देख ले, उसके मटेरियल को देख ले, कॉस्ट को देख ले, और तब डिसाइड करे कि किसे ज्वाइन करना है. तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसका टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन. तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.